मेरी पत्नी अस्पताल के बेड पर मरी हुई होने का नाटक कर रही। मैं सीधे उसके पास गया और उसे 2 जोरदार थप्पड़ मार दिए। फिर मैंने ऑर्गन डोनेशन डिपार्टमेंट को फोन कर दिया और कहा कि उसके ऑर्गन्स डोनेट कर दिए जाए। पिछले जन्म में मैं सिर्फ दुख में डूबा हुआ था। पत्नी की सहेली ने मुझे पानी दिया, जिसे पीते ही मैं 3 दिन तक बेहोश रहा। जब मेरी आंख खुली तब तक मेरी पत्नी का क्रीमेशन हो चुका था। मैं अभी इस सदमे से भी नहीं निकला था कि कर्ज वसूलने वाले मेरे घर आ गए। तब पता चला कि मरने से पहले मेरी पत्नी करोड़ों रुपए के कर्ज में डूबी हुई। उन्होंने मेरे दोनों किडनीज निकलवा लिए और मुझे 24 घंटे काम करके कर्ज चुकाने पर मजबूर कर दिया। सिर्फ 10 साल में ही मैं 80 साल के बूढ़े जैसा दिखने लगा। उसी समय जो पत्नी 10 साल पहले मर चुकी थी, वो अपने प्रेमी के साथ लग्जरी कार में मेरे सामने से गुजरी। उसने हंसते हुए मेरे ऊपर 100 रुपए फेंके और कहा कि ये मेरी मेहनत का इनाम है। ये सुनकर मुझे इतना बड़ा सदमा लगा कि मेरी वही मौत हो गई। जब मैंने फिर आंखें खोली तो मैं उसी दिन वापस आ गया जिस दिन मेरी पत्नी को हार्ट अटैक आया था। मैंने सफेद चादर से ढकी अपनी पत्नी को देखा और मन ही मन मुस्कुराया। अगर तुम मरना चाहती हो तो इस बार मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूं। पत्नी की सहेली वैंग मैन्यून मुझे बार बार पानी पीने के लिए कह रहे। तभी मुझे याद आया कि पिछले जन्म में यही पानी पीने के बाद मैं बेहोश हो गया था। मुझे पूरा यकीन हो गया कि इस पानी में कुछ मिलाया गया है ताकि मैं पत्नी के क्रिमेशन तक पहुंच ही ना सकूं। मैंने पानी का गिलास नीचे रख दिया और उसकी बात अनसुनी करके पत्नी के बेड के पास गया। मैंने चादर हटाई। उसका चेहरा गुलाबी था और उसकी सांसें बिल्कुल सामान्य लग रही थी। तब मुझे समझ आया कि पिछले जन्म में मैं दुख में इतना अंधा हो गया था कि यह साफ नाटक भी नहीं पहचान पाया। मैंने हाथ उठाया और उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया, लेकिन वो बिल्कुल नहीं हिली। ऐसा लग रहा था कि उसने पहले से एनेस्थीसिया ले रखा था। ये देखकर वैंग मैन्यून घबरा गई। जानबूझकर उसे पूरे शरीर पर जोर जोर से मारने लगा। जब उसकी सहेली लगभग घबराकर सब कुछ बता देने वाली थी, तब मैंने नाटक करते हुए कहा कि मैं अपनी पत्नी को आखिरी बार जगाने की कोशिश कर रहा हूं। वो कुछ पल के लिए चुप रह गई। मैंने उससे बहस नहीं की और तुरंत अपना फोन निकाला। हेलो ऑर्गन डोनेशन डिपार्टमेंट, यहां अभी अभी एक मौत हुई है, कृपया जल्दी आइए। वो मुझे रोकना चाहती थी लेकिन खुलकर कुछ नहीं कह सकी। उसने तुरंत किसी को मैसेज भेज दिया। कुछ ही मिनटों में ऑर्गन डोनेशन टीम पहुंच गई। मैंने दुखी होने का नाटक करते हुए कहा, मेरी पत्नी बहुत दयालु थी। मैं चाहता हूं कि उसकी मौत के बाद भी उसके ऑर्गन्स किसी और की जिंदगी बचाएं। स्टाफ ने पूछा, कौन कौन से ऑर्गन्स डोनेट करने हैं? मैंने कहा, उसे हार्ट अटैक आया था। मुझे नहीं पता कौन से ऑर्गन्स अभी भी इस्तेमाल हो सकते हैं। आप खुद चेक कर लीजिए, जो भी काम का हो निकाल लीजिए। अगर कुछ भी इस्तेमाल नहीं हो सकता तो उसकी पूरी बॉडी मेडिकल कॉलेज को दे दीजिए ताकि मेडिकल स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सके। तभी उसकी सहेली घबराकर बोली, नहीं जीजाजी, दीदी कभी ऑर्गन डोनेशन नहीं चाहती थी। उन्होंने मुझे खुद बताया था। हमें उनकी आखिरी इच्छा का सम्मान करना चाहिए। मैंने शांत होकर कहा, मैं उनका पति हूँ, ये फैसला मैं ले सकता हूँ। तुम सिर्फ उनकी दोस्त हो। असली अधिकार किसका है ये तुम्हें भी पता है और तुम खुद डॉक्टर हो। हर मिनट की देर से ऑर्गन्स खराब होते जाते हैं। क्या तुम लोगों की जान नहीं बचाना चाहती? ऑर्गन डोनेशन टीम ने भी उसका साथ छोड़ते हुए कहा, हाँ डॉक्टर, कृपया रास्ते से हट जाइए। लेकिन वो नहीं मानी। उसने कहा, मैंने अभी उनकी मां को बुलाया है, कम से कम उन्हें अपनी बेटी का आखिरी चेहरा तो देखने दीजिए। कुछ देर बाद पत्नी की मां डू श्याओमिन भागती हुई अस्पताल पहुंची। वो इतनी जल्दी में आई थी कि उनके बालों में लगे सैलून के रोलर्स भी नहीं निकले थे। उन्होंने बेटी को सही सलामत लेटे देखा तो राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल मुझे जोरदार थप्पड़ मार दिया। वो चिल्लाई, मेरी बेटी की मौत हो गई और तुम उसके शरीर को काटना चाहते हो? अगर किसी ने भी उसे हाथ लगाया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। कोई ऑर्गन डोनेशन नहीं होगा, तुम लोग कहीं और जाओ। आखिरकार ऑर्गन डोनेशन टीम निराश होकर वहां से चली गई। पत्नी की सहेली ने राहत की सांस ली और फिर से उसके ऊपर सफेद चादर डाल दी। पत्नी की मां सोफे पर बैठ गई और मेरी तरफ उंगली दिखाकर गुस्से में बोली, तुम जैसे आदमी से मेरी बेटी ने शादी करके बहुत बड़ी गलती की। पत्नी मर गई और तुम्हें जरा भी दुख नहीं है। उसे सम्मान से विदा करने की बजाय तुम उसकी बॉडी डोनेशन की बात कर रहे हो। तुम चाहते हो कि मेरी बेटी के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए। अगर इतना ही समाज सेवा का शौक है, एक खुद अपने ऑर्गन्स डोनेट कर दो। अभी मर जाओ, मैं खुद तुम्हारा पूरा शरीर डोनेट कर दूंगी। मैंने अपना गाल पकड़कर गहरी सांस ली और कहा, माँ मुझसे गलती हो गई, मैं तो बस। उन्होंने मेरी बात बीच में ही काट दी। कुछ भी मत बोलो, अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। मैं खुद अपनी बेटी को क्रेमेटोरियम ले जाऊंगी। मैं तुरंत चुप हो गया। फिर मैंने वही पानी का गिलास जो थोड़ी देर पहले वांग मन्यून ने मुझे दिया था उठाकर डू शाओमिन को दे दिया। उन्हें किसी बात पर शक नहीं हुआ। लगातार रोने चिल्लाने और तनाव की वजह से उनका गला सूख चुका था। उन्होंने बिना सोचे समझे पूरा पानी एक ही सांस में पी लिया। वांग मन्यून उन्हें रोकना चाहती थी लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिर्फ 2 मिनट बाद ही डू शाओमिन गहरी नींद में बेहोश होकर सो गई। वांग मन्यून के माथे पर फिर से पसीना आ गया। वो घबराकर बोली, जीजाजी, आप फिर से ऑर्गन डोनेशन करवाने वाले हैं क्या? मैंने सिर हिलाया
और डू शाओमिन को आराम से सोफे पर लिटा दिया। नहीं, माँ ने साफ मना कर दिया है। मैं उनकी बात का सम्मान करूंगा, लेकिन मैं रुयन का पति हूँ, इसलिए उसके क्रिमेशन की व्यवस्था करना मेरा अधिकार है। इतना कहकर मैंने सीधे क्रिमेटोरियम में फोन किया और उन्हें तुरंत आने के लिए कहा। उधर वांग मान्यून बेचैनी से इधर उधर भाग रही थी। वो बार बार डू शाओमिन को जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चाहे जितना भी हिलाती वो बिल्कुल नहीं जागी। जब क्रिमेटोरियम के कर्मचारी लियू रुयन को स्ट्रेचर पर ले जाने लगे, तब आखिरकार वांग मान्यून अपना धैर्य खो बैठी। उसने मेरा हाथ पकड़कर कांपती आवाज में कहा, जीजा जी, मुझे अभी ऐसा लगा कि दीदी ने हल्का सा हाथ हिलाया, शायद उन्हें अभी भी बचाया जा सकता है। मैंने तुरंत उसके सामने डेथ सर्टिफिकेट रख दिया। मान्यून, सोच समझ कर बोलो। अगर तुम कह रही हो कि वो जिंदा है, तो इसका मतलब है कि अस्पताल ने उन्हें गलती से मृत घोषित किया। फिर अस्पताल पर क्या आरोप लगेगा और तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी क्या होगी? ये सीधा सीधा मेडिकल नेग्लिजेंस और मर्डर का मामला बन जाएगा। अस्पताल बचे या ना बचे, लेकिन तुम जेल जरूर जाओगी। अब एक बार फिर सोच लो, क्या तुमने सच में उन्हें हिलते हुए देखा था? मेरी बात सुनकर वांग मान्यून पूरी तरह घबरा गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैं हल्का सा मुस्कुराया, उसका हाथ हटाया और क्रेमेटोरियम की गाड़ी के पीछे चल पड़ा। वो घबराकर तुरंत अपना मोबाइल निकालकर किसी को फोन करने लगी। मैंने स्ट्रेचर पर लेटी लू रुयान की तरफ देखा और मन ही मन हंस पड़ा। ड्राइवर बोला, इतनी जिद क्यों कर रहे थे ऑर्गन डोनेशन के लिए? मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं तो बस चाहता हूं कि मेरी पत्नी जैसे आई थी वैसे ही पूरी और सम्मान के साथ इस दुनिया से विदा हो। ड्राइवर ने सिर हिलाया और गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ा दी। तभी मुझे पिछले जन्म की वह घटना याद आ गई। 10 साल बाद जब मैं सड़क पर लियू रुयान से मिला था, तब भी उसके चेहरे पर उम्र का कोई असर नहीं था। वह बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी। मैं उसकी कार के सामने भाग कर गया। मैं यकीन करना चाहता था कि वह सच में वही है। मैं उसे बताना चाहता था कि इन 10 सालों में मैंने कितना कुछ सहा और उसे कितना याद किया। उसने मुझे ध्यान से देखा। कुछ देर बाद मुश्किल से मुझे पहचान पाई और मुस्कुराकर बोली, अरे तुम हो। सिर्फ 10 साल में तुम्हारी हालत ऐसी हो गई कि तुम मेरे दादाजी से भी ज्यादा बूढ़े लग रहे हो। उस समय मेरी कमर झुक चुकी थी, आवाज बैठ गई थी और मैं किसी 50 साल के आदमी जैसा बिल्कुल नहीं दिखता था। मैंने कांपती आवाज में पूछा, रोयान, तुम तो मर गई थी, फिर ये कैसे? वो हंसकर बोली, तुमसे छुटकारा पाने के लिए मैंने अपनी फेक डेथ की थी। उसने बात पूरी भी नहीं की, लेकिन मैं सब समझ गया। अगर वह मुझसे सीधे डिवोर्स मांगती तो मैं शायद मना नहीं करता, लेकिन डिवोर्स होने पर उसे अपनी आधी संपत्ति मुझे देनी पड़ती और ऊपर से उसके अफेयर की बदनामी भी होती। लेकिन फेक डेथ का प्लान बिल्कुल अलग था। इससे वो उसकी पूरी प्रॉपर्टी भी उसके नाम पर ट्रांसफर हो गई। फिर उसने नई पहचान बना ली और बिना किसी डर के अपने प्रेमी जी बीदा के साथ रहने लगी। मैं गुस्से से कुछ बोल ही नहीं पाया, लेकिन लियू रुयान मुस्कुराते हुए बोली, असल में अस्पताल में जब मैं मरी हुई होने का नाटक कर रही थी, तब मैं तुम्हारी सारी बातें सुन सकती थी। आज तक मुझे तुम्हारे रोने की आवाज याद है। सच बताऊं, मुझे आज भी हैरानी होती है कि एक आदमी इतना जोर जोर से कैसे रो सकता है। वो बहुत मजेदार था। उसकी हंसी और तानों के बीच मैं सीने में दर्द पकड़कर सड़क पर गिर पड़ा। तभी उसका प्रेमी जी बीदा बोला, जान, कहीं ये हमसे पैसे ऐंठने के लिए ड्रामा तो नहीं कर रहा? चलो यहां से निकलते हैं। लियो रुयान ने भी मुझे अपशकुन कहकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसने मेरी जिंदगी या मौत की बिल्कुल परवाह नहीं की। मेरी आखिरी याद बस यही थी कि उनकी कार दूर जाती रही और फिर सब कुछ अंधेरे में बदल गया। अब वर्तमान में मैं उसकी वही जवान और खूबसूरत शक्ल देख रहा था। मैं झुककर उसके सीने पर कान लगाया। उसकी धड़कन बिल्कुल सामान्य थी। फिर मैंने वह सब कुछ कह दिया जो पिछले जन्म में कभी नहीं कह पाया था। मुझे पता है कि तुम मरी नहीं हो। तुमने पहले ही अफेयर शुरू कर दिया था। ये पूरी फेक डेथ सिर्फ इसलिए थी ताकि तुम जी बीदा के साथ नई जिंदगी शुरू कर सको और सारे कर्ज मेरे सिर छोड़ दो। लेकिन अब मैं तुमसे नफरत भी नहीं करता। मैं तुम्हारी इच्छा का सम्मान करूंगा। अगर तुम मरना चाहती हो तो मैं तुम्हें जल्दी से क्रीमेशन के लिए भेज दूंगा। मुझे पता है कि तुम मेरी सारी बातें सुन सकती हो, बस ये नहीं जानता कि तुम्हें दर्द महसूस हो रहा है या नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं कि हो, ताकि जब तुम्हें जिंदा क्रीमेट किया जाए तो तुम्हें हर पल का एहसास हो। शायद दुनिया में पहली बार कोई इंसान जिंदा ही जलाया जाएगा। ये सुनकर लियू रुयान की उंगलियां हल्की सी कांपी। वह हिल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उसके आंसू पोंछ दिए और कहा, अभी मत रो। जब क्रीमेशन फर्नेस के अंदर जाओगी तब जितना चाहे रो लेना। इसी बीच मेरा फोन लगातार बज रहा था। बार बार वांग मान्यून और डू शाओमिन के कॉल आ रहे थे। लेकिन इस समय मैं सिर्फ एक ऐसा पति था जिसकी पत्नी अभी अभी मर गई थी। ऐसे में फोन न उठाना बिल्कुल सामान्य बात थी। ड्राइवर ने तेज रफ्तार से गाड़ी चलाई और आधे घंटे का रास्ता सिर्फ 20 मिनट में पूरा कर दिया। लेकिन उस दिन क्रेमेटोरियम में बहुत भीड़ थी। लियू रुयन की बारी आने में कम से कम 1 घंटा लगता। मैं सीधे वहां के मैनेजर के पास गया और रोते हुए बोला, मेरी पत्नी की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये खबर सुनकर मेरी सास भी अस्पताल में बेहोश हो गई। मुझे तुरंत वापस जाना है। कृपया मेरी पत्नी का क्रीमेशन पहले करवा दीजिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी सास को भी कुछ हो जाए। मैनेजर ने कहा, मैं आपकी परेशानी समझता हूँ,
लेकिन बाकी लोग भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। उसकी बातों से मुझे समझ आ गया कि वह इशारों में पैसे मांग रहा है। मैंने तुरंत अपने फोन से उसे 2000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। मैंने कहा, भाई मेरी मदद कर दीजिए, मैं अनाथ हूँ। मेरी पत्नी और मेरी सास ने हमेशा मेरा बहुत साथ दिया है, मैं उन्हें भी नहीं खोना चाहता। मेरी बात और पैसे देखकर वो मान गया। लियू रुयान को लाइन में सबसे आगे कर दिया गया। 10 मिनट के अंदर ही उसे क्रीमेशन फर्नेस में पहुंचा दिया गया। जब कर्मचारी बर्न वाला बटन दबाने ही वाला था, मैंने उसे रोक दिया। मैं नहीं चाहता था कि किसी और के हाथों ये काम हो। मैं खुद अपने हाथों से बदला लेना चाहता था। मेरे जोर देने पर कर्मचारी मान गया और मुझे बटन दबाने की अनुमति दे दी। लेकिन जैसे ही मैं बटन दबाने वाला था, बाहर से दू शाओमिन और वैंग मनियुन की घबराई हुई आवाजें सुनाई दी। रुको, उसे मत जलाओ, मेरी बेटी को बाहर निकालो। जीजाजी, 1 मिनट रुकिए, आंटी को दीदी से कुछ कहना है। मैं अपनी बेटी का क्रीमेशन खुद करूंगी। इतनी दूर आने के बाद भी दोनों अभी तक फेक डेथ का नाटक बचाने की कोशिश कर रही थी। मैं घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए बोला, माँ, रुयान अब इस दुनिया में नहीं रही, उसे शांति से विदा होने दीजिए। मैं उसका पति हूँ, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। हम तीनों की बहस देखकर बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। एक कर्मचारी झुंझलाकर बोला, ये कोई तमाशा करने की जगह नहीं है, ये क्रीमेटोरियम है। इतना कहकर वो बटन दबाने ही वाला था, वैंग मनियुन और दू शाओमिन उसे रोकने के लिए दौड़ी। कर्मचारी घबरा गया और एक तरफ हट गया, लेकिन दोनों सीधे जाकर उसी बटन पर गिर पड़ी। अगले ही पल धड़ाम भयंकर आग की लपटों ने लियू रुयान को पूरी तरह घेर लिया। दोनों औरतें जोर से चीख उठी। सभी लोग उनकी तरफ देखने लगे, लेकिन मेरी नजर सिर्फ क्रीमेशन फर्नेस के अंदर थी। अब तक एनेस्थीसिया का असर लगभग कम हो चुका था। मैंने देखा कि लियू रुयान अपना मुंह खोलकर मदद के लिए चिल्लाने और हाथ बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बाहर इतना शोर था कि किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। करीब 1 मिनट बाद सबकी नजर फिर से फर्नेस की तरफ गई। वहां के कर्मचारी आपस में हैरानी से कहने लगे, अजीब है, हाथ इतनी ऊंचाई तक उठा हुआ है, बिल्कुल किसी जिंदा इंसान जैसा। अच्छा हुआ दिन का समय है, अगर रात होती तो मैं सच में डर जाता। मैंने ऐसे आंसू पोंछे जो थे ही नहीं और होठों पर आती मुस्कान छिपाने की कोशिश की। मैं धीरे से बोला, तुम चिंता मत करो, मैं माँ का पूरा ध्यान रखूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि वह भी जल्द तुम्हारे पास पहुंच जाए। उधर वांग मैन्यून ने जमीन पर पड़ी डू शाओमिन की परवाह भी नहीं की। वह लड़खड़ाती हुई फर्नेस के पास पहुंची। अंदर का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। वह पागलों की तरह चिल्लाने लगी। कर्मचारियों ने उसे तुरंत पीछे खींच लिया। उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि आपको बहुत दुख है, लेकिन जो चला गया वह वापस नहीं आता। ऐसे करने से मृतक की आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी। वैंग मान्यून का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। वह वही जमीन पर बैठ गई और बुदबुदाई, सब खत्म हो गया। इधर डू शाओमिन खिसकते हुए मेरे पैरों तक आई। उन्होंने मेरी पैंट पकड़ ली और रोते रोते चिल्लाई, तूने मेरी बेटी को मार डाला, मेरी बेटी मुझे वापस दे। मैंने गहरी सांस ली और जेब से डेथ सर्टिफिकेट निकालकर कहा, माँ, मैं जानता हूं कि आपको बहुत दुख है, लेकिन रुयान की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। यकीन न हो तो मान्यून से पूछ लीजिए, उसी ने उसका इलाज किया था और उसी ने यह डेथ सर्टिफिकेट जारी किया था। इतना कहकर मैंने मुस्कुराते हुए वैंग मान्यून की तरफ देखा। है ना मान्यून? वह पूरी तरह चुप रह गई। अगर वो कहती कि रुयान जिंदा थी तो फिर डेथ सर्टिफिकेट कैसे बना? और अगर कहती कि वह सचमुच मर चुकी थी तो डू शाओमिन कभी विश्वास नहीं करती। तभी डू शाओमिन को अचानक सब समझ में आ गया। उन्होंने वांग मान्यून की तरफ उंगली उठाकर चिल्लाया, तू ही है जिसने मेरी बेटी को मरवाया। अगर वो जिंदा थी तो फिर तूने डेथ सर्टिफिकेट क्यों बनाया? मेरी बेटी को जिंदा जला दिया गया, ये सब तेरी वजह से हुआ। उनकी बात सुनकर वहां मौजूद हर इंसान सन्न रह गया। क्रेमेटोरियम के कर्मचारियों के चेहरे भी सफेद पड़ गए। एक कर्मचारी घबराकर बोला, हे भगवान, ये तो मर्डर का मामला है। इतना सुनते ही डू शाओमिन की आंखें पलट गईं और वो वही बेहोश होकर गिर पड़ी।